भाग 10। इधर सुस्त कदमों से समर के पापा और मम्मी अपने घर में कदम रखते हैं। उनको अब यही लगता है कि संसार में जीना अब उनके लिए महज खाना पूर्ति बनकर रह गया है। घर में बैठकर समर के पापा और मम्मी बीते दिनों को याद करते हुए बहुत रोते हैं। पापा को यही लगता है कि उनके सामने ही उनके सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। रह रह के यही बात समर की मम्मी को भी परेशान कर रही थी कि समर की शादी से पहले सब कुछ कितना खुशनुमा था, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। बातचीत के दौरान समर के पापा ने दुखी होते हुए कहा, देखो समर की माँ, मुझे लगता है कि अब हमारा जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। सारे ख्वाब बिखर गए हैं, तो क्यों ना अब कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिससे जिंदगी के बाकी दिन हम दुनिया की मोह माया से दूर बिताएं। समर की मम्मी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। समर के जाने के बाद जिस तरह से बहू ने हमारे साथ किया है, उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। ऐसा तो कोई पराया भी नहीं करेगा जैसा बर्ताव बहू ने हमारे साथ किया है, लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे जिससे मन को शांति मिल सके। समर के पापा ने कहा, मेरे मन में एक विचार आया है, अगर तुम राजी हो तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ छोड़कर किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, जहां बुजुर्ग लोगों के साथ हमारा भी मन लगा रहेगा और उनके साथ रहकर हम अपने गम को कुछ हद तक हल्का भी कर सकेंगे। क्या विचार है तुम्हारा भाग्यवान? समर की मम्मी ने लरसते हुए कहा, हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी अब मेरा मन कुछ ऐसा करने का कर रहा है जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसलिए मैं आपके साथ हूं। समर के पापा भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, देखो, जायदाद का कुछ हिस्सा मैं अपने भाई को दे दूंगा, ताकि उसको भी इस बात का मलाल न रहे कि हमने उसके लिए जीते जी कुछ नहीं किया। समर की मम्मी ने भी हामी भरते हुए कहा, सही बात है, आखिर उसका भी तो परिवार है, और अगर हम उसके लिए भी कुछ कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद एक दिन जब समर के पिता अपने भाई को यह बात बताते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना चाहता हूं, तो उनका छोटा भाई हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू लिए बोला, भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने जीते जी ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आपने अपना बेटा खोया है, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं खोया है। मेरे जीते जी आप इस घर की दहलीज से बाहर नहीं जा सकते हैं। यह सब कुछ आपका है और यह परिवार भी आपका है। यह बात सुनकर समर के पापा ने दिल के आंसू आंखों में लिए अपने छोटे भाई को उठाया और गले से लगाकर उसे समझाया, पगले, मैं तुझसे दूर जाने की बात कर रहा हूं, दिल से दूर जाने की नहीं। मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी तो हमने सिर्फ अपनों के लिए किया। अब जिंदगी के कुछ पल बचे हुए हैं जिन्हें हम दूसरे के सहयोग में लगा दें तो शायद हमारी जिंदगी सार्थक हो जाए। और साथ में लाए हुए जायदाद के कागजात छोटे भाई की तरफ बढ़ाए। यह देखकर छोटा भाई फपक फपक कर रोता हुआ यह कहने लगा, भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आप ही का तो दिया हुआ है। आप इतने बड़े नेक ख्याल लेकर यहां से जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि यह जायदाद आप उसी संस्था को दान करें, तो आपके सार्थक कार्यों के साथ साथ मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। इसके बाद समर के पापा अपने छोटे भाई को कसकर गले से लगाकर पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे जैसा भाई दुनिया में भगवान सबको दे दे तो दुनिया में कोई भी परिवार दुखी नहीं होगा। इसके बाद समर के पापा फैसला करते हैं कि वो सारा पैसा एनजीओ को दे देंगे। समर के पापा एक एनजीओ से संपर्क करते हैं और अपनी दौलत उनके ट्रस्ट के नाम करने की बात करते हैं।
एनजीओ वाले भी इस बात पर हामी तो भर देते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि जिंदगी भर वो उनकी देखभाल करेंगे। फिर इसके बाद अपना घर बार छोड़कर समर के माँ बाप वृद्ध आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। शायद समर के माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी का यह सबसे मुश्किल फैसला है, तभी तो उन्होंने अपनों के होते हुए भी परायों के साथ रहने का फैसला किया। इंसान जिंदगी भर अपनों के पीछे अपना सब कुछ लुटा देता है, लेकिन जब वक्त पड़ने पर अपने ही उसके भरोसे को तोड़ते हैं तो दर्द सीना चीर के बाहर आ जाता है। इधर श्यामू भी अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाता है। उसको कभी कोई फीस के लिए नहीं कहता है। वैसे उसकी काबिलियत की वजह से उसको हर साल कॉलेज की तरफ से काफी स्कॉलरशिप भी मिलती है। कॉलेज के सभी टीचर्स और उसके साथ पढ़ने वाले लड़के श्यामू से बहुत खुश रहते हैं। श्यामू अपनी मेहनत की बदौलत हर बार कॉलेज में टॉप करता है। ममता के दोनों बच्चे भी वक्त के साथ बड़े होने लगते हैं। ममता बस यही सोचती है कि बच्चों के पालन पोषण में किसी भी चीज की कमी आड़े ना आए। इसके लिए वो अपने बच्चों को हर वो चीज मुहैया कराती है जो उनकी उम्र से आगे की चीजें होती हैं। हर तरह की आजादी मिलने के बाद रमन के अंदर कई तरह की बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। रमन अपनी क्लास में बच्चों को परेशान करने लगता है, जैसे कि रमन के अंदर से इंसानियत ही खत्म हो गई हो। देखने में क्रूर प्रवृत्ति और उग्र स्वभाव ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसके पालन पोषण में कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से किसी की भी फीलिंग्स उसे समझ में नहीं आती। वैसे देखने में तो रमन किसी रईस परिवार से लगता है। शरीर से लंबा चौड़ा, लंबे काले बाल, क्लीन शेव, भूरी आंखें, चढ़ी हुई भौहें ये बताती हैं कि दुनिया में इससे आगे कोई नहीं है, क्योंकि आवारा दोस्त भी इस तरह की हरकतों में उसका भरपूर साथ देते हैं। एक दिन क्लास में टीचर ने रमन से एक सवाल पूछ लिया। जवाब न देने पर बगल में बैठे एक लड़के ने जवाब दे दिया। इससे चिढ़कर टीचर के क्लास से बाहर निकलते ही रमन उस लड़के पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा और जैसे ही उस लड़के की गर्दन पकड़कर उसे नीचे की ओर झुकाया, लड़के का हाथ डेस्क से टकराकर टूट गया। बच्चा बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। जब रमन देखता है कि मामला तो बिगड़ गया तो वो वहां से फरार हो जाता है। रमन की मम्मी तक एक नोट के जरिए स्कूल की तरफ से ये बात पहुंचाई जाती है कि उनके बेटे ने एक छात्र का हाथ तोड़ दिया और बच्चे को पीट पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। नोट में यह भी लिखा होता है कि उनके बच्चे को इस हरकत के लिए स्कूल से निकाला भी जा सकता है। जैसे ही यह नोट ममता पढ़ती है तो वो अपने बेटे को समझाने के बजाय अपनी भड़ास स्कूल पर निकालने लगती है। अगले दिन बेटे का पक्ष लेने के लिए ममता तमतमाते हुए स्कूल पहुंचती है। गुस्से में लाल पीली ममता सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसती है और कुर्सी पर बैठकर मेज पर अपना पर्स पटकते हुए गुरूर में बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलाफ इस तरह की बात करने की? आप शायद जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। प्रिंसिपल साहिबा ने ममता की इस बदतमीजी को बर्दाश्त करते हुए बड़े ही शांत तरीके से अपनी बात कहनी शुरू की। छात्र के साथ जिस तरह की हरकत रमन ने की उसको तो प्रिंसिपल साहिबा ने बताया ही, साथ में रमन की सारी करतूतों का चिट्ठा भी ममता के सामने रख दिया। प्रिंसिपल साहिबा की बातें ममता को तीर की तरह चुभती हैं। अपनी नजर ऊपर नीचे करते हुए ममता साफ लहजे में कहती है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जरूर उस बच्चे ने कुछ ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ होगा। ममता एक टक प्रिंसिपल साहिबा को देखते हुए बोली, मैडम, बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो फिर उन्हें बच्चा ही क्यों कहा जाएगा? अरे अगर छोटी मोटी लड़ाई हो भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? प्रिंसिपल साहिबा ममता के अकड़पन को देखते हुए बोली, जिस मामले को आप बच्चों की शरारत का नाम देकर ढकना चाहती हैं वो एक दिन बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। कुछ पता भी है आपको कि आपके बच्चे ने किस बेरहमी के साथ उस छात्र की पिटाई की है? अरे एक बार उस बच्चे से मिल तो लो, फिर आपको एहसास होगा कि आपके बेटे ने कितना बड़ा अपराध किया है। अरे प्रिंसिपल साहिबा, एहसास की बात मत करो, मैं अच्छे से जानती हूं हर एहसास के बारे में।
जरा सी बात को खींचकर इतना लंबा बनाया जा रहा है कि उसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। एक बात और प्रिंसिपल साहिबा, अगर मैं चाहूं ना तो आपके स्कूल जैसे कई स्कूल इस शहर में बनवा सकती हूं। मेरे बेटे को इस तरह स्कूल से निकालने की धमकी मत देना। अरे कुछ हो भी गया है तो ले देकर मामला रफा दफा कर लेते हैं। यह बात सुनते ही प्रिंसिपल साहिबा अपनी सीट से खड़ी होती हुई कहती हैं, ममता जी, बच्चों के गलत काम में उनका इतना सपोर्ट करना ठीक बात नहीं है। आने वाले दिनों में इसका आपके बेटे पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। ममता ने प्रिंसिपल साहिबा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैडम, अब जो होना था सो हो गया। अब आप यह बताइए कि इसका हल क्या निकाला जाए। प्रिंसिपल साहिबा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पहले तो आपको उस बच्चे की दवा का खर्च देना पड़ेगा और साथ ही यह आश्वासन भी देना होगा कि आपका बेटा आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। ममता कुछ पल सोचते हुए बोली, मैडम, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आज के बाद इस तरह का कोई मामला आपके सामने नहीं आएगा। अब से मैं खुद ही इस तरह के मामलों को निपटा लूंगी। ममता ने जल्दी से अपने बैग से नोटों की गड्डी निकाली और प्रिंसिपल साहिबा को देते हुए बोली, ये लीजिए हरजाना, अगर कम लगे तो बता दीजिएगा, मैं और भिजवा दूंगी। मैडम, पैसों से दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। ममता ने अपना बैग उठाकर चलते हुए कहा। इसके बाद तो रमन की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। वो अपने आप को सबसे बड़ा दादा समझने लगा। जरा जरा सी बात पर साथ के बच्चों से लड़ना तो मानो रमन की फितरत बन गई। कई बार तो वो इतना हिंसक हो जाता कि कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। रमन के दोस्त भी उसको गलत रास्ते की तरफ ले जाने लगे। वैसे कभी कभार रमन अकेले बैठकर अपने पापा को मिस करता है और कहीं ना कहीं पापा के जाने के कारण ही उसका गुस्सा इतना अधिक बढ़ता चला गया। रमन के सामने जब भी कोई अपने पापा की बड़ाई करता तो वो उसके साथ झगड़ा करने लगता। बाप के न होने की खीज कई बार तो रमन अपने साथियों पर भी निकालने लगता है। धीरे धीरे रमन अपनी क्लास में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन क्लास बढ़ने के साथ साथ ही दिनों दिन रमन की हरकतें भी परवान चढ़ने लगती हैं। स्कूल में भी पढ़ाई से ज्यादा चर्चा रमन की बदतमीजियों की होने लगती है। अधिक पैसे वाला होने के कारण टीचर से लेकर स्कूल के लोग मुंह भरकर रमन के खिलाफ कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब उसको एक नंबर का आवारा तक कहने से नहीं चूकते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन रमन की तमाम शिकायतें मिलने के बावजूद ममता कभी भी उसको डांटती फटकारती नहीं है, बल्कि वो तो हर वक्त अपने बेटे के पक्ष में खड़ी रहती है। इसी तरह से रमन बिगड़ता चला जाता है। दोस्तों के साथ नाइट क्लब में जाना, शराब पीना, जुआ खेलना और कोठों पर जाना तो रमन की आम दिनचर्या में शामिल हो जाता है। कई बार तो रमन कई दिन तक घर ही नहीं आता है, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर होटलों में रुककर खूब अय्याशी करता है। कभी कभार जब ममता उसको टोकने की कोशिश करती भी है तो बुआ कहीं ना कहीं रमन का पक्ष लेने लगती है। पैसों का नशा रमन पर इस कदर सवार हो जाता है कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। बड़ा हो या छोटा, वो हर किसी के साथ बदतमीजी से बात करता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि रमन बिना नशा किए घर में घुसता ही नहीं है। रोजाना बाहर दोस्तों के साथ शराब पीना और पीकर घर आना रमन की आदत बन जाती है। बुआ से रमन को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। रमन को भी इससे काफी सहारा मिल जाता है और वो अपनी बदतमीजियों में इजाफा करता चला जाता है। कॉलेज से आने वाली रमन की शिकायतों को भी बुआ बहुत छोटा करके पेश करती है। वैसे इस बीच ममता बुआ के कहने पर समीरा का रिश्ता अपनी रिश्तेदारी में लगवा देती है। ममता अपनी बेटी समीरा की शादी धूमधाम से करती है, लेकिन अपने सास ससुर को इसकी खबर तक देना वो मुनासिब नहीं समझती है। शादी के बाद समीरा अपनी ससुराल चली जाती है, लेकिन उसके रवैये से उसकी ससुराल वाले बहुत परेशान रहने लगते हैं। वैसे देखने में तो वो बिल्कुल गाय जैसी सीधी, लेकिन
उसकी जबान कैंची की तरह चलती है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लगता है कि इससे सुशील स्वभाव की लड़की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखने वाली त्रिया चरित्र से परिपूर्ण समीरा पूरी तरह से अपनी मां ममता पर गई है। कई बार तो समीरा का पति महेश उसको समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो हर बार उसे अपनी दौलत की धौंस दिखाने लगती है। जब भी महेश अपनी पत्नी समीरा की शिकायत अपनी सास ममता से करता है तो वो हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती है। एक दिन महेश समीरा की बदतमीजी से परेशान होकर कहता है, देखो समीरा, तुम ये बात बात पर अपने पैसों का रुतबा दिखाती हो ना, वो तुम्हारे नहीं तुम्हारी मां के हैं। इसलिए सच्चाई को समझो और अपने पति के घर को ही अपना घर समझो। समीरा झुंझुलाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मतलब मेरी मम्मी अब मेरी नहीं रही, उनके ऊपर अब मेरा कोई हक नहीं है? अरे महेश, मेरी मां मुझे आज भी उतना ही प्यार करती हैं जितना शादी से पहले किया करती थी, और तुम्हारे घर को मैं कैसे अपना घर समझूं? अरे ये घर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कूड़े का ढेर हो। महेश ने अपने आत्मसम्मान को जगाते हुए कहा, समीरा, इंसान अगर चाहे तो कूड़े के ढेर को भी ना अपना घर बना सकता है, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा घमंड है उससे एक बात तो साबित होती है कि तुम्हारे जैसी औरतें एक घर को कब कूड़ेदान बना दें कहा नहीं जा सकता। समीरा ने एक टक महेश को देखते हुए कहा, लगता है कि आज तुमने अपना होश खो दिया है, इसलिए पागलों की तरह बातें कर रहे हो। अरे अगर मैं चाहूं तो तुम्हें चुटकियों में खरीद लूं, आखिर मेरे सामने तुम्हारी औकात ही क्या है? महेश फिर समीरा की बात का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बोला, इंसान की औकात पैसों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिर्फ पैसा दिया है, संस्कार देना भूल गए। समीरा ने महेश की हंसी उड़ाते हुए तंज कसा, तो तुम्हें पैसा नहीं संस्कार चाहिए। देखो ये सब बातें किताबी हैं कि जिंदगी जीने के लिए पैसों की नहीं अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। तुम ही बताओ, अगर बाजार में दुकानदार से पैसों की जगह संस्कार की बात करोगे तो क्या वो पैसे छोड़ने पर राजी होगा? मुझे तो लगता है कि तुम हमारे पैसों से जलते हो महेश। महेश ने आंखों की चमक बढ़ाते हुए सहज अंदाज में कहा, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे यह तसल्ली है कि मेरे पास वो सब कुछ है जिससे इंसान समाज में रहने लायक बनता है। समीरा ने तेवर जाहिर करते हुए कहा, लगता है महेश तुम्हारा यह आदर्शवादी रवैया खत्म नहीं होगा तो रोज रोज की हाय तौबा को खत्म करते हुए हम हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। महेश ने सकपकाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो समीरा? तलाक देना और लेना ये तुम अमीरों के शौक होते होंगे, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो इसे पाप समझा जाता है। तुम मेरी पत्नी हो और मैंने दिल से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है, लेकिन अपनी दौलत के नशे में तुमने मुझे कभी अपना पति समझा ही नहीं। समीरा ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, यह सब फालतू की बातें हैं महेश, इस लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि हम अलग ही हो जाएं। समीरा की इस बात से महेश का मुंह उतर जाता है। वो उदास चेहरा लिए घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद समीरा अपनी मम्मी को फोन करके सारी घटना के बारे में बताती है। ममता भी उसे तुरंत घर आने को कहती है। समीरा अपना सामान पैक करके जब अपने घर के लिए निकलने लगती है तो समीरा के सास ससुर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन समीरा उनके आग्रह की परवाह किए बिना घर से निकल जाती है। जाते हुए उसकी सास बोलती हैं, बेटा, हमारी संस्कृति के अनुसार लड़कियां अपने घर तभी वापस जाती हैं जब उसका पति उसके साथ जाए या उसे कोई बुलाने के लिए उसके घर से आए। यह सुनने के बाद समीरा गुर्राई आंखों से अपनी सास की तरफ देखती है और गाड़ी में बैठते हुए इन बातों की परवाह किए बिना वहां से निकल जाती है।